आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और हमारे खास सेगमेंट मार्केट की महारथी की शुरुआत हो गई है। 4 सत्र की नरमी के बाद निफ्टी में आज तेजी लौटी है और तेजी ठीक ठाक है। करीब 125 के ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। 25,900 के ऊपर टिकने की कोशिश है और निफ्टी बैंक की बातचीत करें तो 100 अंकों की गेंद से थोड़ा सा पीछे है निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, लेकिन 59,000 के लेवल को अचीव कर लिया है। तो रुपए में जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवरी आई है, एफआईएस की जो छोटी छोटी सी बाइंग दिख रही है, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें बाजार को सपोर्ट करने काम कर रही हैं। और एक और चीज अच्छी हो रही है कि जो बड़े आईपीओस थे इस महीने थोड़े पीछे छूट रहे हैं, तो बाजार में लिक्विडिटी का फोर्स भी आपको लौटता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कितनी सस्टेन करेगी इस पर नजर रहेगी। और ये समझते भी हमारे एक बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज के हमारे महारथी राहुल अरोड़ा। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सर, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म पर आई थिंक, और आगे आपका हम अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे, आपसे बाजार का व्यू समझते रहेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे राहुल जी, अब देखिए 2025 तो लार्ज पोर्शन हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड वॉर टैरिफ के साए में बीत गया। अब 2026 पर नजरें हैं। आप जरा बताइए कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है 2026 से, किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं बाजार में? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। गुड टू बी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, जैसे आपने कुछ मिनटों पहले जिक्र किया कि जो लिक्विडिटी थी, जो बेसिकली फ्यूल होता है मार्केट का, जैसे हम बॉडी के लिए खाना खाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए लिक्विडिटी होती है। और जिस तरह के आईपीओज आए हैं पिछले 2-3 साल में, आई थिंक 2-3 लाख करोड़ के आईपीओज, that has obviously put a cap on the overall upward movement of the market, क्योंकि पैसा वही होता है चाहे आप प्राइमरी या सेकेंडरी में एलोकेट करें। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर्स अगर बात करें तो सबसे पहला ट्रिगर यूनियन बजट होगा डोमेस्टिकली, जो कि 1.5 महीने बाद आ रहा है। आई थिंक सारे नजर वहां पे होंगे कि एग्जैक्टली वित्त मंत्री क्या कहते हैं। आई थिंक दूसरी चीज ये है कि वैल्यूएशन काफी हद तक एक्सेसिव हो गए थे। हालांकि प्राइस करेक्शन इतना नहीं हुआ बाजार में, लेकिन टाइम करेक्शन काफी हद तक हुआ है। तो आई थिंक वैल्यूएशंस कैसे पैन आउट होते हैं, जनवरी के जो रिजल्ट सीजन आते हैं वो। तीसरा जो आप दुनिया में देख रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायकोटमी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि एक तरफ यूएस और इंडिया और यूरोप है जहां रेट काट रहे हैं, और अभी हमने देखा कि जापान ने एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। तो अगर वो थोड़ा और चलता रहा तो यू कुड स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ रिवर्सल ऑफ द येन कैरी ट्रेड, जो ग्लोबल लिक्विडिटी पे एक तरफ से इंपैक्ट कर सकता है। बट आई थिंक जो उथल पुथल बाजार में पिछले 2-3 साल रही है जियोपॉलिटिकली, और जो तेल में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, वो काफी हद तक एज वी आर एंटरिंग 2026 वो दैट इज अ स्लाइटली मोर स्टेबल एनवायरमेंट। सो आई थिंक वैल्यूएशंस आर अप्रोचिंग रीजनेबल लेवल्स। हो सकता है कि बजट के बाद आपको एफआईआईएस की भी वापसी दिखे, और जो मार्केट ने रिसेंटली एक हाई बनाया था 26,325 का, शायद देयर इज गुड चांस इट में टेक इट आउट पोस्ट द बजट। राहुल जी, इस साल की हम बात करें तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट नहीं रही। इंडेक्स को देखकर तो बाजार की रियल पिक्चर पता भी नहीं चल पाई। फिर भी निफ्टी में 9-10% के गेंस रहे हैं। अगले साल के लिए कितनी उम्मीद करें? क्योंकि अब मतलब अगर थोड़ा जो मेच्योर इन्वेस्टर होगा वो तो मानता है कि नहीं, 12-15% मिल गए, बहुत है, हमारा काम हो गया। क्या उतनी उम्मीद करके चल सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, कभी कभी क्या होता है ना, पीपल फॉरगेट हाउ मच डिस्टेंस दे हैव वॉक्ड, दे लुक एट द जर्नी अहेड। जो आपने आंकड़े दिए अभी, अगर आप उसका ब्रेकअप देखें तो काफी हद तक जो रिटर्न्स आए हैं बाजार में वो दिवाली के बाद आए हैं। अगर आप लास्ट दिवाली से इस दिवाली देख रहे हैं, मार्केट वाज एक्चुअली फ्लैट टू मे बी स्लाइटली नेगेटिव 1-2%। तो वहां से जो उछाल आई है, दैट हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दी ओवरऑल ईयर एंड रिटर्न्स। लेकिन वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो निफ्टी है, कुछ ही साल पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, ये 7,500 का निफ्टी था। 7,500 की निफ्टी 26,000 हुई, 26,000 से फिर 21-22 हुई, और फिर काफी मुद्दे तक 24,500, 26, 26,500 के रेंज में उसने गुजारा है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये मार्केट एक बहुत भयंकर बुल फेज से ऑलरेडी गुजर चुका है। तो टू एक्सपेक्ट दोज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, वो ठीक नहीं होगा। एक दूसरी चीज ये भी है अभिषेक जी कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज थी वो करीबन 5 लाख करोड़ की थी।
आज 80 लाख करोड़ की है। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे हम एआई की बात करें, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर, कोई भी इंडस्ट्री ऐसे ग्रो नहीं की है। तो ऑब्वियसली ये रेट ऑफ ग्रोथ आगे रहेगा नहीं। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू हैव सर्टेन मेजर्ड एक्सपेक्टेशंस। मेरे हिसाब से निफ्टी जो आपका हेडलाइन नंबर है, दैट विल ट्रैक अर्निंग्स ग्रोथ। अगर आप 10-12% का एक रैशनल अप्रोच लेके चलें तो आई डोंट थिंक विल बी टू डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आप बाजार में एंटर कर रहे हैं कि आपको अगले साल 15-20-25% रिटर्न मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट विल कीप पेस विथ अर्निंग्स ग्रोथ। तो आई थिंक एंटर विथ नॉमिनल जीडीपी एक्सपेक्टेशंस, जो कि आपका आई थिंक जीडीपी ग्रोथ अगर 7-7.5% हो गया, इन्फ्लेशन 3-3.5% हो गया, तो अगर आप 10-11% का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन निफ्टी से रखें, आई थिंक दैट विल बी अ स्लाइटली मोर प्रूडेंट अप्रोच। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिए, थोड़ा रैशनल रखिए, और फिर बाजार में अगर किसी को नया उतरना है तो उतर जाए। राहुल जी, एक और चीज़ है जो इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी दुविधा क्रिएट करता होगा। आप जीडीपी ग्रोथ की बातचीत कर रहे थे। जीडीपी ग्रोथ हमारी लगातार स्ट्रांग है, और अभी मैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कमेंट पढ़ रहा था कि अगर यूएस ट्रेड डील हो जाती है तो आधे परसेंटेज पॉइंट का 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें हम और देख सकते हैं। इन्फ्लेशन लो है, बाकी भी अगर हम मैक्रोज देखें इंडिया के स्ट्रांग है, लेकिन जो अर्निंग ग्रोथ रही है वो थोड़ी म्यूटेड रही है। अब Q3 से एक्सपेक्टेशंस है कि वो बेहतर हो जाएंगी, तो ये मिसमैच क्यों है कि हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अलग है, कंपनीज की स्ट्रेंथ कम दिख रही है? क्या हम उम्मीद ज्यादा कर ले रहे हैं कंपनी से? एक ये भी सवाल उठता है। आप इस सिनेरियो कैसे देखते हैं सर? देखिए, थोड़ा थियोरेटिकल जवाब दूंगा, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल। जिसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब जैसे आपने बहुत सही सही तरीके से कहा, इस वक्त X और M हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ट्रेड डील्स हो रहे हैं, कहीं स्लो डाउन हो रहा है, कहीं रिकवरी हो रही है। तो ये X और M को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका सारा जो फोकस है वो C, I और G पर आ जाता है। जो आपने अभी काफी हद तक जीडीपी ग्रोथ देखी है, ऑब्वियसली रिसेंटली जीएसटी कट्स भी हुए हैं, दे हैव प्रिडोमिनेंटली बीन कंजम्पशन लेड। चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो, काफी हद तक इसका पूरा वेट कंज्यूमर स्पेंडिंग पे गया है। अब आता है I और G। I is basically private investment, which historically lags government spending। इसलिए मैंने बजट की हमारे पहले आंसर में ही बजट का जिक्र किया था कि काफी हद तक अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग चालू रही ऑन डिफेंस, ऑन इंफ्रा, ऑन शिपिंग, ऑन पोर्ट्स, रोड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आई थिंक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल एज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली फॉलो। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, जहां जहां पे आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ की जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, वो कंपनियों ने फिर भी ठीक ठाक कर लिया है। आपकी इकोनॉमी में काफी सारे पीएलआई स्कीम्स भी अनाउंस हुए हैं। हम जनरली सिर्फ बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं, बैंक, आईटी, कंज्यूमर, उस तरह के, लेकिन आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स, फार्मा, वो पीएलआई स्कीम्स भी जो बजट में कभी अनाउंस होते हैं, जो कभी बजट के बाहर अनाउंस होते हैं, उन कंपनियों को भी बहुत फायदा हुआ है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस बजट में ठीक ठाक रही, आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि प्राइवेट कैपेक्स रिटर्न हो जाए, और जो पूरा वेटेज कंजम्पशन और कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स पे था वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। अब बैलेंस आउट का मतलब ये भी है कि थोड़ा जीडीपी शिफ्ट कंजम्पशन से अगर I और G की तरफ आ गया, तो आपका 7.5, 8 या 8.5 नहीं होगा, वो 7.5 के आसपास, 7.2, 7.3, 7.5 के आसपास ही रहेगा। तो डेफिनेटली अगर एक ट्रेड डील हो गई तो एक बूस्ट तो आएगा ही, बट आई डोंट थिंक कि आज की डेट पे आई हैव इनफ एविडेंस टू थंब द टेबल एंड से कि अगले 5 साल तक इंडिया की जीडीपी 8% ग्रो कर सकती है, क्योंकि कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स आज भी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ काफी हद तक टैंडम में नहीं हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देख लें, दिस कोरिलेशन हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। समटाइम्स व्हाट इज डूइंग वेल इकोनॉमिकली इज नॉट डूइंग, जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है लिस्टेड कंपनीज में, वो कभी कभी आपके जीडीपी के मेन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच टू वरी अबाउट ऑन दैट फ्रंट। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें खोल के आपने समझा दी। हम कोशिश करेंगे ना कि जब बजट आएगा उसके अराउंड एक आपकी क्लासरूम भी हम लगवा देंगे, चीज़ों को आप बढ़िया बढ़िया से आसान भाषा में आप समझा देंगे। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे,
आपने मार्केट को बदलते हुए देखा है राहुल जी, और किस तरह से नई नई थीम्स इमर्ज हुई हैं बाजार में, आपने वो भी देखा। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो हमने देखा कि ईवी वाली थीम निकल के आई, प्लेटफॉर्म वाली थीम आई, रिन्यूएबल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाल फिलहाल हम सेमीकंडक्टर और एआई की बातचीत अब तो ज़्यादा करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाजार में किसी को हियर ऑन अगर यहाँ से प्लान करना है तो क्या मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स यहाँ पर डिप्लॉय करना एक बेहतर रिटर्न के लिए अच्छी स्ट्रेटजी होगी, या फिर हमारे जो कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं जो अभी तक जिसने लोगों को रिवॉर्ड किया है आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे? आपका टिल्ट कहां पर रहेगा? तो अभिषेक जी, एक्चुअली इट्स बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज कल ही मैंने एक टॉक में इसका जिक्र किया था कि जिस थीम्स का आपने जिक्र किया है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल्स, ऑल्टरनेट एनर्जी, ईवीज, ये सारे जो हैं, क्लाइमेट चेंज, देयर आर नॉट टू मेनी लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया वेयर यू कैन डायरेक्टली प्ले दिस फ्रॉम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम यही चर्चा 5 साल या 10 साल बात करें तो हो सकता है ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जो साइज है ग्लोबली, वो आज जो इंडिया की जीडीपी है उतना वो इंडस्ट्री साइज ही हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट अ वेरी वाइड बुके ऑफ स्टॉक्स विथ विच यू कैन प्ले दैट इन इंडिया टुडे। तो आप अगर आपको ये थीम्स खेलनी है तो आप घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं कि देखते हैं कि टीसीएस क्या कर रहा है एआई में, let us see what is, for example, the Adani Group doing in renewable or alternate energy, और कि जैसे कुछ स्टॉक्स हैं त्रिवेणी टर्बाइंस जैसे, जिनका टर्बाइंस हैं जो सप्लाई होते हैं, वो क्या कर रहे हैं। ईवीज में आप देखेंगे हीरो, टीवीएस, मारुति वगैरह। सो देयर आर नो आउट एंड आउट स्ट्रक्चरल प्लेयर्स वे यू कैन से कि हाँ भाई ये थीम है, मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूं। लेकिन इन द सेम ब्रेथ आई विल से अभिषेक जी कि यू आर अलाउड $250,000 ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बाय द रेगुलेटर्स। यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दोज फंड्स दैट आर इन्वेस्टिंग ओवरसीज। आज की डेट में अगर आप देखें काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे जहन में, जैसे पीपीएफएस आ रहा है, कोटक म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां आपको ओवरसीज एक्सपोजर मिलता है by just investing in their overseas funds. So you don't have to buy a Microsoft or a Netflix or a Google directly in those markets. You can try and, क्योंकि वहां तक का limit है, they will have exposure to Nvidia, they will have exposure to renewable energy and climate change. So I would say the more prudent way to invest in these upcoming themes is not to look for great stories in India right now, because वो बहुत nascent stage में होंगे। आप ग्लोबली ये फंड्स में, जो इंडिया के ही फंड्स हैं, जो फंड मैनेजर्स को आप ट्रस्ट करते हैं आपके डोमेस्टिक फंड्स के लिए, जो आप ओवरसीज फंड्स मैनेज कर रहे हैं, आप वहां डाल दें। दैट आई थिंक माइट बी अ बेटर ऑप्शन टू प्ले। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक थीम्स की बात करें तो इवन टुडे आई विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन बैंक्स। आई थिंक जो बैंकों की वैल्यूएशन है आज की डेट में, अगर हम कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी उठा के देख लें, इन सब के वैल्यूएशंस 2.5 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के आसपास होंगे। जो पिछला पीक था, ये सारे 3.5-4 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास चलते थे। ऑफ कोर्स ग्रोथ कम हो चुकी है, दैट इज अ गिवन, तो वो रिड्यूस ग्रोथ पे रिड्यूस वैल्यूएशंस भी हैं। बट मुझे लगता है कि अभी भी बैंक शेयर्स में, जिनका मैंने जिक्र किया, और एंड यू कैन गो डाउन द रोड एज वेल, मुझे लगता है कि 15 से 20 से 25% की अभी तक भी वैल्यूएशन रीरेटिंग इस सेक्टर में हो सकती है। तो डोमेस्टिक्स में दिस वुड प्रोबेबली बी माय बिगेस्ट ओवरवेट थीम एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। नहीं, बीएफएसआई को लेकर तो खैर कह सकते हैं कि निर्विवाद रूप से, मतलब किसी को कोई शक नहीं होगा कि आगे इसका फ्यूचर अच्छा है, और राहुल जी भी इसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं और वैल्यूएशन री रेटिंग की भी बातचीत भी कर रहे हैं 20 से 25% की यहाँ से। तो इस पर आप फोकस करके चलिए। राहुल जी, वक्त की कमी है, इस इंटरेक्शन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए, और आगे और भी कुछ मुद्दों पर आपसे विस्तार से आगे बातचीत जरूर करेंगे, और आपको निश्चित तौर पर हम अपनी टीम से कह भी देते हैं कि आपसे समय समय पर संपर्क कर लिया करें। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, और निफ्टी है 150 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बातचीत करें तो 150 अंकों की तेजी वहां पर भी है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी बैंक की जो तेजी है निफ्टी के मुकाबले वो है आधी। 59,000 के ऊपर का लेवल हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, और निफ्टी देखते हैं कि क्या आज इंट्राडे में 26,000 का लेवल आ जाएगा। इस पर नजरें रहेंगी। 25,960 के आसपास है इस वक्त निफ्टी। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे मिड कैप शेयरों की बात।